नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। नोटबंदी पर आज आम जनता को पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। बैंक और एटीएम उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। करेंसी के लिए कोहराम मचा हुआ है। स्थितियां दिन ब दिन और बदतर होती जा रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां हालत विस्फोटक होने का अंदेशा जता रही हैं। विपक्ष सरकार के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष जनता के समर्थन का हवाला देकर बैठकें करके दो हाथ करने के लिए ताल ठोक रहा है। यानी कि अभी पिक्चर बाकी है। बड़ी बहस में चर्चा आज इसी मुद्दे पर। तो पिक्चर अभी बाकी है। नोट आज लोगों को किस तरह नाच नचा रहा है। सभी काम छोड़कर लोग नोट के लिए ना जाने क्या क्या मुश्किलें झेल रहे हैं और सरकार तालियां बजवा रही है। हालात कब सामान्य होंगे और कैसे होंगे, इसका सरकार के पास फिलहाल कोई ठोस रोड मैप नहीं है। सरकार कहती है बस कुछ दिन की बात और है। गौर से देखिए ये रिपोर्ट। आप दिन मेरी मदद करें, जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। हिंदुस्तान में अब बेईमानों के लिए कोई चारा नहीं। मुझ पर झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन के खिलाफ छेड़े गए अभियान को अब छोड़ने के मूड में नहीं दिखते। नोटबंदी के कारण परेशान लोगों से धैर्य की अपील करते मोदी की माने तो अब गरीब चैन की नींद सो रहा है और बेईमान नींद के लिए गोलियां ले रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा। वैसे पीएम मोदी की 50 दिन की मोहलत और मौजूदा हालात दोनों कहीं से मेल नहीं खा रहे हैं। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। आखिरकार नोटबंदी ने आम जनता की नींद हराम कर रखी है। जेब खाली है, बाजार और कारोबार भी ठप पड़े हैं। इस नोट ने लोगों की छुट्टियों को भी छुट्टी कर दी है, जैसे पूरा भारत कतार में खड़ा हो। लोगों के दिन की शुरुआत भी बैंकों और एटीएम के सामने क्यू से और खत्म भी क्यू पर। कहीं एटीएम खराब तो कहीं खाली पड़े हैं। 100 के नोट के लिए हजारों परेशानियां और ऐसा नजारा देश के कोने कोने का। आखिर धैर्य रखे तो कब तक और कैसे। हम बहुत परेशान हैं और आप देखें ये जो सरकारी बिल्डिंग है इसमें भी कैश नहीं है, मशीनों के अंदर तीनों खाली हैं। एटीएम में पैसे नहीं है, अब जरूरत है कहाँ जाए सर। काफी दिक्कत हो रही है सर। आज तो क्या हो सर, कुछ भी नहीं हो रहा सर। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वैसे भी लिमिटेशन कर दी, ऊपर से ये और प्रॉब्लम्स आ रही है। पता नहीं सर क्या होगा। बहरहाल नोटबंदी अगर काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता हो सकता है तो इसने आम लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी की है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खुद सरकार भी इसे मान रही है और समय भी मान रही है। अब आगे की राह कितनी मुश्किल होगी इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कि बड़े फैसले के पहले बड़ा इंतजाम क्यों नहीं किया गया। समय के लिए दिल्ली ऋषिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तमाम तरह की चीजें हैं, बयान आ रहे हैं, राजनीतिक दल भी एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष ये कहता है कि यह फैसला गलत है, लेकिन सरकार कहती है कि यह बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भ्रष्टाचार पर। बहस करते हैं। इस बहस में मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील बराला, जो कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आर्थिक पत्रकार रॉय तपन भारती, साथ ही नोएडा में मौजूद है मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार संजीव गुप्ता साहब, और दिल्ली से कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद अली खान भी मेरे साथ मौजूद होंगे। चर्चा हम करेंगे कि अब तक क्या, क्योंकि लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं और आम आदमी, देश का आम आदमी ये बार बार पूछ रहा है कि मेरा क्या कसूर है। सरकार कहती है कुछ दिनों की बात है और सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं कि 48 घंटे में अगर हालात नहीं सुधरे तो कानून व्यवस्था राज्यों की खराब हो सकती है। उसके बाद जिम्मेदार कौन,
क्या व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई, इसे प्लान नहीं किया गया, क्या इसे इतना गोपनीय रखा गया इतने बड़े देश में कि और ज्यादा बद से बदतर हालात हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, और प्रधानमंत्री लोगों से सभा में कहते हैं कि जनाब तालियां बजाइए। लेकिन उस व्यक्ति का क्या है जो पैसे निकालने के लिए अब भी एटीएम के सामने खड़ा हुआ है, एटीएम में पैसे नहीं है, उम्मीद इस बात की है कि आज नहीं तो कल सुबह पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कई दिन हो चुके हैं। चर्चा करते हैं। रॉय तपन भारती जो मेरे साथ मौजूद हैं। रॉय साहब, उस दिन भी हमने चर्चा की थी और आपने कहा कि 7 दिन रुकिए, हालात बद से बदतर हो जाएंगे और लगता नहीं है कि चीजें सुधरने वाली हैं, क्योंकि प्लान ठीक से नहीं किया गया, सोचा ठीक से नहीं गया, समझा ठीक से नहीं गया। अब आपका क्या कहना? मनोज जी, आपने सही बताया, दर्शकों को याद दिलाया। 9 नवंबर को इसी टेलीविजन से हमने दर्शकों को बताया था कि प्रधानमंत्री की जितनी वाहवाही हो रही है, जितनी बातें हो रही हैं, है तो अच्छा है, इरादा भी उनका अच्छा है। वो चाहते हैं कि काला धन पर हम लोगों ने काफी बहस की है समय पर कि काला धन मार्केट में है, लेकिन क्या काला धन सबका सब करेंसी में है? ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कुछ काला धन रियल एस्टेट में लगा हुआ है, कुछ काला धन दूसरी तरह सोने में लगा हुआ है। तो ये काला धन का आप मान सकते हैं कि 50% या 40% हिस्सा करेंसी में हो सकता है। अब बात है कि कौन लोग प्रभावित हैं, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं कि देश में कहीं भी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है, इसका आकलन तो बतौर आर्थिक पत्रकार मैं कर चुका हूं। अब ये टैकल करने के तरीके में जो गलतियां हुई हैं, जापान इस वक्त जो चले गए 3 दिन जो कीमती वक्त था, ये डिसीजन लेने का वक्त था कि राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में किस तरह से लिया जाए। मैं इस टेलीविजन से बताना चाहूंगा कि पूरे देश में एकमात्र एक आईएएस अफसर बी चंद्रकला ने मेरठ में शानदार काम किया है। अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने बैंक से मंगाया, अपने ऑफिस में पैसा और रुपये उन्होंने एक्सचेंज करने का ऑफर दिया। अभी मुझे पता चला है कि पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सिफारिश की है कि इस मामले को ठीक से निपटाया जाए। कम से कम जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके जो एम्प्लॉई हैं, जो अरबों रुपए उनको वेतन के रूप में जाते हैं, आप बैंकों के थ्रू नहीं, आप डायरेक्ट उनको पैसा भेजो और एक चेक मंगा लो और उन्हें भेज दो। 2 करोड़ की जरूरत हो, 50 लाख की जरूरत हो, वो अपने एम्प्लॉई को कुछ हिस्सा बांट देंगे, तो बाजार में जो अफरा तफरी की स्थिति है, परेशानी है, जो बेचैनी है, वो थोड़ा कम होगा। मार्केट में मनोज जी मनी का फ्लो होना जरूरी है। अब कुछ लोग तो खुश हैं, जैसे मैंने एक मोची से बात की, उसने कहा बहुत अच्छा फैसला हुआ है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब एक व्यापारी से मैंने बात की, रांची में एक व्यापारी से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आइसक्रीम का मैं व्यापार करता हूं और सारे के सारे पैसे मुझे कैश आते हैं, आना बंद हो गया है। उन 50 जो उनके जो रिटेलर थे, उन्होंने उनसे माल लेना बंद कर दिया, रातों रात वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, 5 दिन 10 दिन, मैंने तो सुना है प्रधानमंत्री के मुंह से कि 50 दिन आप बर्दाश्त कर लो। मैं 50 दिन में भी हालात सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, मुझे थोड़ा भय है। इसलिए भय है कि अभी ऑल इंडिया बैंक फेडरेशन एम्प्लॉय और ऑफिसर एसोसिएशन का बयान आया है कि हालात बहुत गंभीर है, और बड़े नोट में जो हमारी डिमांड थी कि 1000 का नोट और 500 का नोट एक साथ इन्हें रद्द नहीं करना चाहिए था। 1978 का हवाला मत दीजिए। 1978 में मेरे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी थे, मेरे घर में अमाउंट बहुत कम थी। मनु जी, मैं बता रहा हूं कि मेरे घर में मैंने 500 रुपए का नोट 1978 में नहीं देखा। आज मैं बढ़ई के पास, पान वाले के पास, रिक्शे वाले के पास, हर व्यक्ति के पास 500 रुपए का नोट इसलिए दिखता है कि अमूल्यन हो गया, मुद्रा का अमूल्यन सरकार कहती है कि जो टोटल मनी इस वक्त है उसमें करीब 80 से 85% 500 और 1000 का योगदान है। तो आप 1000 पर हमला बोलते और शायद 5 महीने 6 महीने बाद, 1 साल बाद 500 पर भी हमला बोलते तो मामला टैकल करना आसान हो जाता। अभी भी समय है, बहुत शक्तियां लगानी पड़ेंगी। ये अब एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि फैजाबाद में दंगा हो जाए, लखनऊ में हो जाए, मुजफ्फरपुर में हो जाए, रांची में हो जाए, तो 2-4 शहरों में होता है तो सरकार हिल जाती है। ये तो पूरे देश में करेंसी का कर्फ्यू लग गया है, इसे टैकल करना पड़ेगा होशियारी से, कॉन्फिडेंस में लेना होगा। मुझे ममता बनर्जी का एक बयान याद आ रहा है, आज दोपहर में उन्होंने कहा है कि मंदी के आसार हैं। मैं भी आर्थिक पत्रकार के नाते कह रहा हूं कि मार्केट में पैसे नहीं आएंगे तो मंदी के आसार हैं, मकानों की कीमतें घटेंगी, तमाम तरह की चीजें घटेंगी।
करेंगे। किसान अपनी उपज को बाजार में कैसे बेचेगा तब, जबकि उन्हें वही पैसा मिलता है जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। भारतीय राजनीति की एक विडंबना है। अक्सर देश ये चाहता है कि एक मजबूत नेतृत्व देश को मिले और कम से कम गठबंधन में ऐसे साथी ना हो जो बार बार सरकार को ब्लैकमेल कर सके। यह मौका बीजेपी के पास था, यह मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास था और नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर यह फैसला लिया। लेकिन इस फैसले में तमाम सारी परेशानियां, यह बात सच है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला लेना था और वो फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले के नफे भी हैं और नुकसान भी हैं। संजीव गुप्ता जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं वो मेरे साथ हैं। संजीव साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें नफा कितना, नुकसान कितना, और नफा किसका और नुकसान किसका? मनोज जी, मैं आपको एक बात बताऊं जी। मुझे जो लगता है, जो नफा जो है वो नफा इस तरीके से है कि आज आपके पास बहुत सारा पैसा एक साथ इकट्ठा हुआ जी। करीब 4 लाख करोड़ के आसपास पैसा सरकार के पास आया जी। और 4 लाख करोड़ रुपया अगर हम सोच के देखें तो टोटल ब्लैक मनी का आसपास जो है 1/4 हिस्सा है जी, जो कि सरकार क्लेम करती है जी। और 1/4 हिस्सा किसी भी तरीके से कोई भी टैक्स लगा के आज नहीं लाया जा सकता और नहीं सिस्टम में फ्लो में लाया जा सकता जी। अगर वो पैसा सिस्टम में फ्लो में आया है तो मैं समझता हूं कि वो पैसा बैंकों के थ्रू डेवलपमेंट में लगेगा। वो पैसा कुछ सब्सिडी और कुछ टैक्सेस कम करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि सरकार के पास लिक्विडिटी है जी। सिर्फ परेशानी अभी सिर्फ एक है क्योंकि जो पैसा आपके पास सिस्टम से आउटफ्लो में जाना चाहिए वो अभी आज नहीं हो पा रहा है और वो आज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं आई जैसे कि आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो करेंसी है वो एक बड़ी समस्या है। अदरवाइज मैं ये समझता हूं कि एक अच्छा कदम था और बिना किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के मैं ये बता सकता हूं कि अभी तक का जो सिनेरियो है वो सिर्फ एक फिजिकल और एक मेंटल प्रॉब्लम के अलावा मुझे कोई आर्थिक समस्या का नहीं दिखाई देती। चलिए अब राजनीति की बात कर लें। सुनील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील साहब, आपने सुना, फिर मैं कांग्रेस से भी जवाब मांगूंगा। आपने सुना कि एक अच्छा कदम लेकिन बिना तैयारी के साथ, और जिसके लिए आप करने जा रहे हैं वही परेशान। मनोज जी, ये बात तो बिल्कुल नहीं है कि तैयारी नहीं है। नहीं, हमारे तो दिख रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी तैयारी के साथ और पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये निर्णय लिया है और ये निर्णय छोटा निर्णय नहीं है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा निर्णय है। ये बात सही है। ये हिंदुस्तान के एटीएम में क्यों नहीं डाला गया? अब ये बात ये है कि आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप उस बात से अछूते हैं जी। हिंदुस्तान के अंदर नकली करेंसी बहुत आ चुकी थी, आतंकवादियों की जड़ें इतनी गहरी मजबूत हो चुकी थी, अलगाववाद बहुत पनप रहा था हिंदुस्तान के अंदर, और आप ये देख भी रहे थे कि कितने हावी हो चुके थे हिंदुस्तान के बॉर्डर से लेकर के और अंदर तक कि कितने हालात खराब हैं। उसको लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी हमारे अगर तैयारी नहीं करते तो वो निर्णय नहीं लेते। अगर वो तैयारी के साथ निर्णय किया गया है और बड़ा निर्णय देश के लिए है, राष्ट्र के लिए निर्णय है वो। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जो विपक्ष के लोग इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात खराब है, हालात काबू में नहीं आएंगे, हालात बिगड़ रहे हैं, अभी मुझे एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अभी कुछ लोगों को छोड़कर के जो इस निर्णय की आलोचना कर रहा हो। लेकिन ये जरूर है कि कुछ उनको असुविधा जरूर हो रही है। वो असुविधा ये है कि अभी जितना करेंसी और पैसा उनको एटीएम से उससे नहीं मिल पा रहा है, उसकी एक समस्या है। लेकिन देश हित के जब निर्णय होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसी परेशानियों का सामना करने के लिए हमारे सब भारतीयों में क्षमता है और हम देश के लिए ऐसा समझते हैं। सरकार ने जो डिसीजन लिया। राय साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम आपका है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अगर ये निर्णय को कहीं भी लीकेज किया जाता या फिर कहीं बताया जाता तो जिनके पास, हिंदुस्तान के नेताओं के पास, हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के पास, हिंदुस्तान के ऐसे बड़े काले धन जिनके पास थे, वो उसको बहुत तसल्ली से आराम से उसको खपा लेते। लेकिन वो 500 का नोट और 1000 का नोट आज वो ऐसा अपने आप को ठगा सा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाजीपुर में आज कहा है कि ऐसे लोग जो नींद की गोली खा करके सो रहे हैं,
ये सत्यता है बिल्कुल। ऐसे मेरे पास भी कई टेलीफोन आए हैं और कह रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता था नहीं क्या, हमें बता देते एक बार। प्रधानमंत्री जी ने मैं कुछ उसमें ऐड कर दूं सुनील जी, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और समस्या नहीं, और अमीर लोग नींद की गोलियां खाते अभी सुबह 3 बजे सुबह 4 बजे एटीएम के बाहर बैंक के बाहर लाइन लगा के खड़ा हुआ है, वो गरीब कहां चैन की नींद सो रहा है। उदाहरण दिया, मैं उनकी बात ही कहना चाहता हूं। अभी करोड़ों लोगों ने एक मोची का उदाहरण दिया कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर मोची जैसा व्यक्ति भी इस बात को कह रहा है कि बहुत अच्छा काम हो गया, तो इससे खुशी इस देश के लिए, इन गरीबों के लिए। फैसले के खिलाफ कोई नहीं है, हर कोई तारीफ कर रहा है। हमने तो धुर विरोधी नरेंद्र मोदी साहब के धुर विरोधी तमाम नेताओं को सुना है कि कहते हैं फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनाब तैयारी तो कर लीजिए। खान साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं आपके पास आता हूं। एक पॉइंट है मेरा कि आपने आरबीआई के अलावा जो बैंकिंग फेडरेशन है, तमाम जो बैंकिंग सिस्टम है, आपने उनको समझा नहीं, उनको परखा नहीं। कई वर्षों से बैंक के चेयरमैन तमाम वो लगातार बता रहे हैं कि उनके पास बैंक मैनेजर्स की कमी है, एम्प्लॉइज की कमी है, कम से कम 35% की कमी स्टाफ की है। आपने उनको 12 घंटे 18 घंटे काम के लिए झोंक दिया। आपने कहा कि भाई सेना जिस तरह से फौज में करती उसी तरह वो भी करें। पहले से वो डायबिटिक बीमारियों और बीपी का शिकार हैं, हालत इतनी गंभीर है। अगर ऐसा आप बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये कहेगा तो क्या हुआ, सेना के जवान भी तो सरहदों पर इतने घंटे खड़े होते हैं। आप ही के महासचिव सुनील साहब, आप ही के एक महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव ने आज भोपाल में ये कहा, जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि लोग लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं, तो जानते हैं आपके बीजेपी के नेता ने क्या कहा, तो राशन की दुकान में भी तो खड़े होकर लोग मरते हैं। क्या यह जवाब एक राष्ट्रीय नेता को देना चाहिए? क्या यह जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनय सहस्त्रबुद्धे को देना चाहिए? मैं आपसे ये पूछता हूं। नहीं, मैं ये कह रहा इतने असंवेदनशील हो गए मनोज साहब। ये पहली बात तो अभी हमने वो बयान नहीं देखा उन्होंने क्या कहा है, लेकिन वो ऐसा बयान दे नहीं सकते किस वे में दिया है, उसके साथ में क्या एंगल थे, उनके क्या बात आई थी, किस प्रकार से वो बोले थे। लेकिन ये बात सच है कि उन्होंने जरूर ये बात कही होगी कि राष्ट्र के लिए अगर हमें 1-2 दिन की परेशानी झेलनी पड़े होना चाहिए, तो झेल सकते हैं। 50 दिन झेल लीजिए। हाँ, मैं 50 दिन के बाद खान साहब और भारती साहब बताना चाहता हूं। खान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता खान मौजूद है, बताएं खान साहब। जी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। मैं राय साहब की बात बड़ी गौर से सुन रहा था और जिस खूबसूरती से उन्होंने बयान किया कि क्या चैलेंजेस के साथ लोगों को निपटना पड़ रहा है, बिल्कुल सही उन्होंने पेश किया और उन पर कोई ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि वो पॉलिटिकल नजरिए से बोल रहे हैं। जहां तक मेरे भाजपा के मित्र बोल रहे थे, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, मैं समझ रहा हूं आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और जैसे मनोज जी आपने कहा, देखिए आपका उद्देश्य सब समझते हैं, सब आपके साथ है, मगर आपसे गलतियां हुई हैं और अभी आप 6 दिन होने को आ गए हैं और कोई इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि लोग मर रहे हैं। एक बच्चा गुजर गया क्योंकि एक डॉक्टर ने इनकार कर दिया उसका इलाज करने से। जनाब, यहां पे आप लोगों को एक फैसला लेना पड़ेगा कि क्या वो कीमत है जो आप देने को तैयार हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस? या तो आप बोले कि हमें मंजूर है, कुछ लोग, और जैसे आपकी ये प्रवक्ता या आपके जो पार्टी के सदस्य हैं इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इससे तो यही लगता है आप लोगों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए इस वक्त। आप दुख की बात यह है कि मोदी जी ने फैसला शुरुआत में अच्छा लिया, मगर उसका क्रियान्वयन जिस प्रकार से हुआ उसमें बहुत कमियां हैं और हम समालोचना कर रहे हैं। आप लोगों की गलतफहमी यह है हम किसी राजनीतिक नजरिए से आप लोगों के पीछे पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के बीच लोगों का जो दर्द है, हम चाह रहे हैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करें। मगर हैरानगी की बात है कि आप और आपके पार्टी के सीनियर नेता, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग तो बोल रहे हैं नहीं सब खुश हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे तो बाकी सब बिजनेस एज यूजुअल। मैं आपसे यही बोलूंगा, थोड़ी विनम्रता के साथ पेश आइए, थोड़ी विनम्रता के साथ। आपने जो अहंकार, जिस अहंकार के साथ आप लोग पेश आ रहे हैं उससे लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। मैं बस यही बोलना चाहूंगा आपसे। आपको हैरानगी उस बात पर नहीं हुई क्या खान साहब? मैं पूछना चाहता हूं आपसे ये सवाल पहले तो कि जब आपके युवराज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के वो 200 कार्यकर्ताओं के साथ और 30 कमांडो के साथ बैंक में 4,000 रुपए लेने और जनता को भड़काने और जनता की ये बात करने पहुंचे, तो आप देखिए कि कितनी गाड़ियों में कितना डीजल फूका होगा। आप समझिए इस देश के लिए, इस देश को समझो, ये गरीबों का देश है।
या 70%। देखिए अगर आप किसान रहता है इस देश के अंदर, अगर आप प्रदेश हमारे सामने दो रस्ते हैं, मैं आपको बात बता दूं, हमारे सामने दो रस्ते हैं, या तो मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल दूं, मैं आपके नेता को पर्सनल अटैक करूं, या मैं बोलूं कि उन्होंने क्या क्या। मैं अगर आपसे पूछूं कि मोदी जी ने नोट बदलवाए नहीं बदलवाए, देश में बदलवाए, आपके पार्टी के नेताओं ने देश के नोट बदलवाए, मैं भी आपसे सवाल पूछ सकता हूं मगर मैं नहीं पूछना चाहता। मैं कह रहा हूं यहाँ पे बड़ा चैलेंज है, बड़ी चैलेंज है, वही गरीबों की बातें, वही बच्चों की बातें, हर चीज में राजनीति, जनाब आईडी पैसे लेकर आए। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो है अगर आप लोग नजरअंदाज करते गए और लोगों को कहते हैं ये आप ड्रामा तो आप कर रहे हैं जनाब, आप लोगों ने तो ड्रामा की मशीन रखी लोगों के सामने, आपको शर्मिंदा होने चाहिए। आप बचकानी बातें कर रहे हैं, इसकी समझ ही नहीं है। और जहां कोई इकोनॉमिस्ट आपको समझाने की कोशिश करता है वहां पे आप उसे बुरा लगा रहे हो, एंटी नेशनल 4,000 रुपए जो दल घोटाले का लंबा इतिहास जिसका हो रहे वो या तो 4,000 रुपए बड़ी समझ नहीं है, या आपको 4,000 रुपए मैसेज क्या देना चाहते हैं, अपनी आईडी लेकर 4,000 रुपए लेके आए बैंक से। मेरा सवाल है ये आपसे, ये सवाल है, इसका सवाल का उत्तर दें आप मुझे। पूछिए सुनील जी मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसे सवाल करने पे मैं आ जाऊं कि आपके पार्टी के बड़े नेता कैसे नोट बदलवा रहे हैं, मुझे तो नहीं देखे वो किसी भी बैंक की लाइन में, हमारे नेता तो देखे, आप तो देखे नहीं, आपके नेता क्या नेता आप नाम बताइए ना उसका, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता भाई। देश में आज ना आपके पार्टी के नेताओं का है ना मेरी पार्टी के नेताओं का है, तो देश हित का निर्णय है आवाम का, जनता का, जनता पे क्या। मुझे लगता है भ्रष्टाचार इस देश को खा रहा है और भ्रष्टाचार के खत्म करने को लेकर इस देश का हर नागरिक प्रतिबद्ध है। वो ये मानता है कि भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो हम लोग विकास के उस एजेंडे पर नहीं चल पाएंगे। और प्रधानमंत्री ने जो ये फैसला लिया है उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि मैं पूछूंगा रॉय तपन साहब से, इस देश में भ्रष्टाचार कहां है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो वो रियल एस्टेट में है, इससे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो वायदा कारोबार में है, इससे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो हवाला में है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो वो राजनेताओं में और अधिकारियों में है, और उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं है तो वो चुनाव में होता है। चुनाव में कितनी राजनीतिक पार्टियां, कौन से राजनेता कितना काला धन खर्च करते हैं, ये न राजनेताओं से छुपा है न राजनीतिक पार्टियों से छुपा है। तो शुरुआत वहां से होना चाहिए, शुरुआत वहां से नहीं होना चाहिए जो प्रतिदिन सिर्फ 500 रुपए कमाता है और उसके पास जब वो 500 का नोट बंद हो जाता है तो वो एटीएम की लाइन में खड़ा होता है, बैंक की पंक्ति में खड़ा होता है और वो 2-2 दिन 3-3 दिन इंतजार करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तपन साहब, शुरुआत जो हुई क्या यहां से होनी चाहिए या शुरुआत हवाला से होनी चाहिए? दिल्ली में किस जगह या देश की राजधानी में किस जगह हवाला का अड्डा कौन सा है, कौन सा पुलिस अधिकारी नहीं जानता है, कौन सी सुरक्षा एजेंसियां नहीं जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर छापे क्यों नहीं पड़ते हैं, ये सब जानते हैं। भारतीय राजनीति में चुनाव में कितना काला धन खर्च होता है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी राजनेता ने अब तक यह स्वीकार किया है? देश के लोगों को आप ये कह रहे हैं कि लोगों के घर से काला धन निकल रहा है, लोग बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हैं पैसा, क्या किसी राजनेता ने अब तक, किसी राजनीतिक पार्टी ने यह स्वीकार किया है कि हां हमने फला चुनाव में फला राजनीतिक पार्टी ने इतने 100 करोड़ रुपए खर्च किया है? अब तक क्यों नहीं स्वीकार किया गया? वायदा कारोबार में कितना काला धन खर्च होता है, रियल एस्टेट में कितना काला धन खर्च होता है? क्या शुरुआत रॉय तपन साहब वहां से नहीं होनी चाहिए? देखिए, मोदी जी ने काम तो अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। आपको मैंने मोची का हवाला दिया और भी गरीब तबके लोग इम्प्लीमेंटेशन का है। 2-3 बातें हैं। पहली बात है कि मैं बैंक की लाइन में गया, मुझे ये 2000 का नोट थमा दिया गया, चेक देने के बाद मुझे 5 नोट थमा दिया गया। मैंने सब्जी वाले को दिया कि 200 रुपए में, तो कहा 1800 रुपए कहां दूंगा। बेसिक बुनियादी बात को सुनील जी समझिए, अपनी पीठ थपथपाइए, बीजेपी की पीठ थपथपाइए, मोदी जी का गुणगान कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आर्थिक पत्रकार के नाते या मीडिया को भी कोई आपत्ति नहीं। इंप्लीमेंट करने के तरीके पर हमारा सवाल है। 100 रुपए का नोट आपको पता था कि 100 और 50 और 10 रुपए का नोट टोटल करेंसी का 15% से ज्यादा नहीं है। 85% का कब्जा 500 रुपए और 1000 रुपए ने किया।
तो क्यों नहीं आप 2000 की जगह 500 रुपए का नोट लाने की तैयारी आपने की? उसकी डिजाइन बन चुकी थी, उसका अप्रूवल भी हो चुका था, आरबीआई पिछले ही गवर्नर ने लिया था कि उसका साइज बदल दिया जाए, उसकी डिजाइन बदल दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और कुछ मुल्कों में जो नकली नोट बनाने का जो धंधा है उस पर रोक लगेगी। वो उसकी छपाई हुई या कहां अटकी हुई थी, अब उन्होंने रवाना किया है। आज मुझे पता चला कि दिल्ली के कुछ एटीएम से 500 रुपए के नोट निकले। कल शाम तो 500 का नोट नहीं आने से भी मनूजी अफरा तफरी मची हुई है। करप्शन की बात है तो करप्शन तो हर महकमे में है, हवाला हो, पुलिस अफसर हो या तमाम जगह हो। ये करप्शन रोकने के लिए तो आपको कई तरीके अपनाने पड़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। कुछ काम निश्चित तौर पर अच्छा हुआ है, जैसे इन्होंने बैंक खाते बड़े पैमाने पर खुलवाए हैं, वैसे उसके दुरुपयोग की भी बात अभी आ रही है। अब कितना दुरुपयोग है कितना नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक घर में काम करने वाली एक मेड से मैंने पूछा तुमने कितना बैंक में, तुमने घर में कितना रखा था, तो उसने बताया कि 40-50 हजार रुपए थे। तो अमूमन किसी के घर में 40-60 हजार रुपए मिले और बैंक में डिपॉजिट हो तो क्वेश्चनेबल नहीं है। सरकार तो कहती है कि 2 लाख और 2.5 लाख पर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। सवाल है कि टैकल करने के लिए आपको बैंक के पैसे किस तरह जाते हैं आपको पता है सुनील जी? आरबीआई ने हर जिले में एक बैंक को असाइन कर रखा है, वहां चेस्ट रखा हुआ है। उस गाजियाबाद में एक चेस्ट है, दिल्ली शहर में कम से कम 7 या 10 चेस्ट होंगे, वहां से डिलीवरी होती है करेंसी की जी। तो आपने कुछ शहरों में तो पैसा गुपचुप पहुंचाया जरूर 2-3 महीने में, लेकिन बहुत सारे जिलों में शहरों में नहीं पहुंचे पैसे, तो गांवों में अब तक नहीं पहुंचा। गांव की हालत बहुत खराब है, वहां लोग कह रहे हैं कि हमने ऐसो अनाज बेचकर पैसे रखे हैं और वो हमारा रातों रात वो पैसा बेकार हो गया, शादी ब्याह रुक गई है। तो कुछ कदम ऐसे हैं जो करेक्शन बहुत तेजी से करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा नहीं ले रहे थे, इसे करेक्शन करने में सरकार को 7 दिन की देरी क्यों हुई? इसे तो पहले ही गहन मंथन कर लेना चाहिए था, जापान जाने के बजाय कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इजाजत दें। अभी कुछ सेक्टर और भी है जहां इजाजत देने की जरूरत है। नहीं, लेकिन दुरुपयोग भी हो रहा है। शुरुआत में कुछ जगह कुछ राज्यों में ऐसी सूचना हुई, ऐसा फैसला लिया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी 1000 और 500 के नोट बदलने की छूट दी गई, लेकिन आरबीआई का सर्कुलर आ गया है। अब से कुछ देर पहले यह कहा गया कि तत्काल इस पर रोक लगाई जाती है। सुनने में आया है कि वहां पर नेता अफसरों ने बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद किया है, लेकिन जनता की तकलीफें, भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो 50 दिन जनता से मांगे हैं, उस पर जनता ने क्या कहा है, लोगों ने क्या कहा है, सुनते हैं। मोदी जी का पूर्ण तरह समर्थक नहीं हूं, उनके हर स्टेप को मैं फॉलो करूं या उन्हें पूजूं, नमो नमो करूं, ये मुझसे नहीं होता है। और जहां तक इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा, ये असंभव है। फैसला सरकार ने लिया है वो एक तरीके से ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। आप देख लीजिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, जो जहां है वहीं ब्रेक हो गया है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े ऐसे आए हैं, ऐसा लगता है कि हो सकता है मिट जाए। वो तो सामान्य रूप से कभी नहीं मिट सकता, यदि जन सामान्य में इच्छा शक्ति हो तो कभी भी मिट सकता है। पैसा तो जमा हो जाएगा लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। 1000 की जगह 2000 मांगेंगे सरकारी ऑफिस में, ये दिक्कत है। 2000 भी बंद होना चाहिए, ये 2000 नहीं, 100 रुपए ही चले तो ढेर सारा गिन के देंगे। संजीव जी, सरकार के सामने चुनौती इस बात को लेकर बनी हुई थी कि सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, अब सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, उसे फंड की जरूरत है, पैसा सरकार के पास था नहीं, करे तो क्या करे। सरकार के पास एक विकल्प था कि काला धन बाहर निकाला जाए, और सरकार कितना भी विनम्र निवेदन लोगों से कर ले, उन लोगों से कर ले जो काले धन का कारोबार करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। क्या आप मानते हैं कि इस सरकार के फैसले के बाद फिलहाल काले धन पर तो रोक लग जाएगी, लेकिन आने वाले समय में यह नकली नोट नहीं बनेगा, या आने वाले समय में काला धन नहीं पनपेगा, या आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुझे पहचान लें, मैं और बहुत सारे कदम उठाने वाला हूं। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद, इन परिस्थितियों के बाद, इन तस्वीरों के बाद, इन बयानों के बाद वो अपने बयान पर कायम रह पाएंगे और इतने ही ठोस निर्णय लेते रहेंगे जितना कि ये लिया? मनोज जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो फैसला आया, जो आज से 8 दिन पहले 8 तारीख को जो फैसला आया जी, उसमें बहुत सारा धन
आपके सरकार के पास आया, जिनको इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों उनमें भी हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इसलिए परेशान है कि उनका पैसा जो है खराब हो गया, जिनके पास मोटे मोटे नोट है वो भी खराब हो गया। और ये साहब जो अभी भारती जी ने, तपन साहब ने जो बताया कि कुछ छोटे छोटे जैसे 50,000 60,000 रुपए जिनके पास है या 2 लाख 2.5 लाख है, जिनको सरकार नहीं कुछ टैक्स करना चाहती, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक अगर किसी ने जमा भी कर दिया है तो सरकार नहीं छेड़ती, वो छोटी छोटी सेविंग्स में हो सकता है, किसी ने बैंक से भी निकाल के रखा हो सकता है। लेकिन ये फैसला एक कड़ा फैसला है, ये देश हित में लगता है, और अभी तक का जो परिणाम है वो सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम के अलावा कोई आर्थिक प्रॉब्लम नहीं दिखता है। और बैंकों की आर्थिक स्थिति जिस तरीके से खराब हुई, जिस तरीके से एनपीए की पोजीशन आई, वो आज उस पोजीशन से मैं समझता हूं जिनमें कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत थी वो अब नहीं रही, क्योंकि करीब 4 लाख करोड़ तो ये है, और अगर 50 दिन के अंदर लोगों ने ये सारा पैसा जमा किया तो मैं समझता हूं आज देखिए 5 से 6 दिन। इसमें एक गड़बड़ी है कि जब तक कर ढांचा में बदलाव नहीं करेंगे ना, 35% टैक्स चला जाता है। हमने कमाया 10,000 रुपए और 3.5 लाख रुपया सरकार को टैक्स चला गया। ये जो विडंबना है देश की, तो एक जमाने में हम लोग बात करते हैं कि 70% है, इंदिरा गांधी के जमाने में टैक्स कटता था, इसे आप सिंगापुर के स्टैंडर्ड पर लाइए। 25% से ज्यादा डिडक्शन मत करिए। गाड़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो नौकरी वाला हो या व्यवसाय वाला हो। मनु जी, ईमानदारी से लोग अपनी आय की घोषणा करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर रुपया जो आ रहा है उसका सही इस्तेमाल होगा। लोग इसी डर से डिक्लेयर करने में शायद भय खाते होंगे कि वो टैक्सेशन की सीमा 35 मिनिमम है। और मुझे लगता है कि अब आम बजट भी आने वाला बजट इस बार आने वाले समय में आ रहा है। जो नुकसान सरकार को हुआ है, जो नाराजगी हुई है, मुझे लगता है कि सरकार उसे तब्दील करने की कोशिश करेगी। कुछ लोक लुभावन घोषणाएं भी हो सकती है सरकार की। मुझे लग रहा है कि जीएसटी जो पास हो गया, इसी का शायद इंतजार था, ये इस तरह के नोट की पाबंदी का। तो जीएसटी में एक तो मैं बता दूं कि व्यापारियों की बहुत वर्षों से मांग थी कि 5 लाख और 10 लाख तक को जीएसटी लागू नहीं करो, 15 लाख करो। तो 15 लाख के नीचे वाले को तो जीएसटी नहीं, वो टैक्स ये गलतफहमी ना रखें कि वो आप देखिए जीएसटी में शॉर्ट में बात कर रहे हैं, जो है जीएसटी की लिमिट 20 लाख रुपए होगी। हाँ, 20 लाख रुपए हो गई है, 15 लाख वाली डिमांड हो रही थी, तो वो एक करेक्शन है। दूसरा है कि इनकम टैक्स जिस दिन भारतवर्ष में अधिकतम 25% कर देंगे, काला धन आपका 70% समाप्त हो जाएगा। मनु जी, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। और जिस दिन 25% होगा, अभी 16 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ के बीच में भारत सरकार के पास तमाम तरह से टैक्सेशन आता है। इनकम टैक्स से उतना नहीं आता है, ज्यादातर सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स या अन्य टैक्सों से मिलाकर आता है। कुल मिलाकर 17 लाख करोड़ भारत सरकार के पास आता है। 3 से 4 लाख करोड़ रुपया और बढ़ेगा, 20 लाख करोड़ रुपया सरकार को चाहिए। तो मोदी जी बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं। अब बुलेट ट्रेन कम से कम 1 लाख करोड़ मिलेगा, तब वो अहमदाबाद से बंबई चला पाएंगे। उसका बंदोबस्त उन्होंने कर लिया है। उनके दिल में एक सपना है कि बंबई से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन चलाए, उसके लिए 3 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो ये टैक्सेशन बढ़ेगा। हृदय से, दिल खोलकर, अरुण जेटली जी को वित्तीय मामलों की अच्छी समझ है, देरी नहीं करनी चाहिए। बजट जितनी जल्दी बुलावे, नहीं तो विपक्ष की इनकी घेराबंदी कहीं भारी न पड़ जाए। खान साहब, क्या करेंगे आप? सभी विपक्षी दल तो एकजुट हो गए हैं, क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल सही। देखिए, आपने देखा ही है कि परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं कि सारे विपक्ष दल साथ आए हैं। हम अकेले नहीं हैं इसमें। आपने ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स देखे हैं और आपने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के भी स्टेटमेंट्स देखे। लोगों को सचमुच में दर्द हो रहा है और नुकसान हुआ है लोगों का। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा और मैं इस पे राय साहब का ओपिनियन जानना पसंद करूंगा। मैंने हाल ही में ही पढ़ा था कि परिस्थितियां जो बन रही है वो ऐसी बन रही है जैसे 1990 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, उसमें भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। बैंक्स थे अंडर कैपिटलाइज्ड, लोगों का सडनली एकदम से वो हुआ कि पैसे की कमी हुई तो एकदम से रन ऑन द बैंक्स हो, काफी लोग एक साथ चले गए अपना पैसा निकालने के लिए। बैंक्स जो थे क्योंकि इतने लायक नहीं थे, इतना पैसा था ही नहीं, तो इसलिए वो कोलैप्स हो गए। ऐसी परिस्थिति अभी बन रही है जो आप खुद देख सकते हैं इन लंबी लंबी लाइनों की वजह से। दूसरी बात मैं ब्लैक मनी के बारे में करना चाहूंगा। देखिए, ब्लैक मनी का पे बहुत कहा गया है, लिखा गया है। प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी भी निकाला था। उसमें उन्होंने खासतौर से कहा था कि जैसे अगेन जैसे राय साहब शुरुआत में बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी, सोना,
आर्ट और ये प्राइवेट कंपनीज के इन्फ्लेटेड शेयर बाजार में भी ब्लैक मनी किया जाता है। शेयर बाजार में भी ब्लैक मनी है, आउट किया है। जी एग्जैक्टली। और उसी वजह से उसके बाद जब मोदी जी पावर में आए, उन्होंने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की खासतौर से ब्लैक मनी के लिए, मगर जो उन्होंने ये कदम उठाया है उस सबको एक तरफ रख दिया और बोले नहीं, मुझे लगता है जैसे जो करेंसी और ब्लैक मनी का अंतर शुरुआत में जो डिस्कस कर रहे थे वो फर्क उन्होंने हटा दिया, बोले सारी करेंसी को मैं ब्लैक मनी के तौर पे ट्रीट करूंगा। इस वजह से ये बहुत ही बुरा कदम है और हम मजबूर हो गए हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए, यूनाइट होने के लिए। और बिल्कुल जहां तक आपने पूछा कि क्या करेंगे पार्लियामेंट में, ये हम मुद्दा बनाएंगे और आप देखते जाइए पार्लियामेंट में भी और सड़कों में भी हम बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। एक बात मैं पूछना चाहता हूं मनु साहब, एक कांग्रेस के मित्र कह रहे कि बहुत बुरा कदम है जी, मुझे बताएंगे क्या ये पहले हिंदुस्तान के अंदर ये किसान प्रधान देश है और यह कितने प्रतिशत किसान है जरा बताइए हिंदुस्तान के अंदर। जनाब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? नहीं पहले आप मेरा बताइए, आप सवाल आप डालिए मत, बताइए मत, आप इधर उधर मत जाइए, पहले मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर छाती पीट के किसान के साथ ये जो पूछते जा रहे हैं उसका जवाब देते जाइए, फिर हम देंगे आपके जवाब। सुनील जी आपको जवाब देना चाह रहा हूं। नहीं खान साहब मौका दीजिए, ऐसा है मौका दीजिए जवाब देने के लिए। बताइए। देखिए सुनील जी, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जाके किसानों से वार्तालाप किया और उनसे पूछा कि आपको आपकी क्या राय है। हम लोग एकदम से ही नहीं आ पाए कि भैया आप लोग गलत क्या बात पूछी उनसे जाकर के, वो पूछ रहे हैं सुन लीजिए कि ये हिंदुस्तान जो है आप ये मुझे बताया है किसान है, आपको किसानियत की जानकारी है कि नहीं? सुनिए उनकी बात सुन लेते हैं वरना वो आपको आरोप लगा देते कि आप बोलने नहीं देते। मंदी के आसार हैं, हार्वेस्ट सीजन फसलें कटी हैं, फसलें बिकी हैं और अभी इन लोगों के पास पैसा आया है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कहते किसानों के हित में आपने फैसला उठाया? दूसरी बात, आप हसमुख आधिया जी आपके फाइनेंस सेक्रेटरी आके बोल रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर जो भी किसान पैसे जमा करेगा उसको कंपेयर किया जाएगा उसकी जमीन के साइज और यील्ड के खिलाफ। आपने इतिहास में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के पैसे पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या कंफ्यूजन है? नहीं सेक्रेटरी बोल रहे हैं। सुनील जी आप समझ तो लीजिए आपकी सरकार बोल क्या रही है, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए अभी जो एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे राय साहब ने उसका आपकी बात का खंडन किया, खारिज किया है और मैं भी आपको ज्ञान देना चाहता हूं इस बात पर। उन्होंने खुला कर दिया है, किसानों को बिल्कुल खुला कर दिया। मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूं केवल नहीं सुनील जी, एक सिस्टम पर बात हो रही है। एक महिला व्यापारी ने आज मुझे बताया कि उन्होंने अपने व्यापार में स्वैप मशीन लगा रखी है। वो कल से आईसीआईसीआई बैंक का स्वैप मशीन काम नहीं कर रहा है। स्वैप मशीन पर बात उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में आईसीआईसीआई बैंक का सिस्टम कोलैप्स कर गया है। सिस्टम की बात करें, उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है स्वैप मशीन के जरिए कि लोग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो सारे व्यापार जो है उधार पर चल रहा है। उधार कब तक होगा? लोगों के पास पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये मंदी का जो खतरा है तो हम सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं। ऐसा सुनते हैं लोग कहते हैं कि मोदी जी का जो सूचना तंत्र है वो बहुत स्ट्रांग है और कहीं कोई पार्टी का नेता, मंत्रिमंडल में कोई अधिकारी कुछ करता है तो उन्हें पता चल जाता है। क्या उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि ये जो फैसला लेने के बाद स्थिति कुछ ऐसी आ जाएगी? मनु साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान है उनको जी। उनको पता है कि कुछ तकलीफें होंगी। तो आप ज्ञान है तो फिर आप हर 12 घंटे में आप छूट क्यों दे रहे हैं? ये भी खोल रहे हैं, वो भी खोल रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि जो आम जनता को जो समस्या दिखाई दे रही है वो आ रही है, उनके पास सूचना आ रही है, आईबी से सूचना आ रही है, हम लोग भी दे रहे हैं सूचना। नहीं आईबी तो ये कह रहा है कि अगर 48 घंटे में हालात नहीं सुधरे 48 घंटे में तो कानून व्यवस्था बहुत गंभीर हो सकती है। वो सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि आज छुट्टी थी, बाकी कल से फिर रूटीन में चीजें आएंगी। लेकिन मुझे खतरा इस बात का है कि जो आज जो है इस हिंदुस्तान के अंदर कि आज गलत आईडी वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, ये खतरा मुझे है। मैं कहना चाहता हूं इस बात को। मेरे पास सूचनाएं हैं, मेरठ में हमने कई बैंकों पर यह सूचनाएं हैं कि जो ऐसे काला धन के जो बड़े लोग हैं उनके कर्मचारी
छुट्टी आईडी लेकर के बैंकों पर जा रहे हैं जी, और इस प्रकार की अव्यवस्था करने का एक उनका षड्यंत्र है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस तो नहीं करा रही, नहीं, विपक्षी पार्टियां तो नहीं करा रही, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही 4,000 रुपए लेकर वही मैं सुनना चाहता था, जब 4,000 रुपए लेने के लिए 4,000 रुपए खाता, 4,000 रुपए के लिए तो आप कहेंगे विपक्षी पार्टियों का कारनामा, और विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि हम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े, हम लोग भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक करें, इसलिए विपक्षी पार्टियां हमारे प्रयासों को खत्म करें। कई लाख हजार करोड़ रुपए के घोटाले जब हुए उनमें उन्हें कोई समस्या नहीं हुई है, लेकिन देश को ये संदेश देने गए कि 4,000 रुपए लेने के लिए लाइन में लगे वो, ये पूरे देश में देखा, उनकी टीवी पे फुटेज गई। 2.5 साल की सरकार हो गई, आप अंदर नहीं कर पाए अभी तक। आप छोड़े, आप लाइन में लगने की बात कर रहे हैं, जितनी नहीं सुनील साहब, आप ये कहते हैं कि जो 2G घोटाला किया, जिन्होंने कोयला घोटाला किया, वो लाइन में लगे हैं। अरे तो आप 2.5 साल में उन्हें अंदर क्यों नहीं कर पाए? नहीं, उसके साथ में उनके कई लोग अगर जांच में खूब फंस रहे हैं, उनके साथ चार्जशीट जा रही है, ये तो सारा देश देख रहा है इस बात को। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि 2.5 साल हो गए, वो सही बोल रहे हैं। अगर ये हो गया, या तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं करनी थी, जो आप 2.5 साल में कुछ कर नहीं पाए, भाई उनकी समस्या काला, या तो आप लोगों में हिम्मत नहीं है, आप अपनी कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, आपको समस्या, आप अपनी तरफ ही ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं अपनी कमियों की तरफ। बैंकों पे मुझे क्षमा कीजिएगा, नहीं सुनिए, सारे धन को काला धन नहीं कहिए, सुनील, सारे धन को काला धन नहीं कहिए, आपने सफेद धन, आपने देश के लोगों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि जितने भी लोग पैसे जमा कर रहे हैं, जितने लोग पैसे जमा कर रहे हैं वो काला धन है। काला धन जिन लोगों के पास है उन लोगों को कहीं ना कहीं पेट में दर्द की समस्या है उनके साथ। हर नागरिक का धन काला है, जहां आम जनता का धन सफेद है, लेकर के मोची से लेकर के गरीब आदमी जी, बस्ती, क्या देश का जनप्रतिनिधि अगर कोई भी बात उठाएगा या इस फैसले के खिलाफ बोलेगा या लोगों के हित की बात करेगा, लोगों की परेशानी की बात करेगा, तो आप बोलेंगे कि इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि ये काला तथ्यात्मक परमाणु आप ये कहेंगे जनता के बीच में जाए, वो जनता को जनता क्यों नहीं साथ आ रही इनके? भाजपा को एक ही आता है जो इनके साथ अभी आपको अंदाजा नहीं है। बीएसपी सुनिए, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमके, शिवसेना, ये सारी पार्टियां आपके खिलाफ हो गई हैं। केवल नीतीश की पार्टी और उड़ीसा से पटनायक की पार्टी आपके साथ खड़ी है। बहुत आप संकट के घेरे में है, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, समाधान जितनी जल्दी होगा। केवल कहेंगे कि बेईमानों के दिल लग गए, क्या काला धन है, तस्वीर को मैं इससे इनकार करता हूं, सारा काला धन है। सब सुन लेते हैं कि आखिर विपक्षी पार्टियां क्या रही हैं, सुनते हैं। 50 दिन में संकट खत्म करने का एक नया जुमला दे दिया मोदी जी। देश जुमलों से नहीं, जिम्मेवारी निभाने से चलेगा। यह देश स्कीम भिड़ाने से नहीं, जिनकी आप चर्चा करते हैं, शासन चलाने से बढ़ेगा। इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं, इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं और कभी वो रो देते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि तकलीफ खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, मैं समझता हूं जिन्होंने परेशानी और तकलीफ दी है उन्हें शायद ये अंदाजा ही नहीं था कि कितनी तकलीफ और परेशानी लोगों को होगी, क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले कहा कि इतने दिन की केवल परेशानी है, फिर कहा कि 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा, और अभी तो खुशी खुशी जापान से लौटे और दुख में बदल गए गोवा में, और कहा कि अभी 50 दिन और लगेंगे। खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, क्या माने कि विपक्ष सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेगा? पानी तो आप पिला रहे हैं लोगों को। जी मनोज जी, पहली बार कांग्रेस का ये रूप भी हमने देखा है कि जो लोग लाइन में लगे हैं, जो लोग पंक्तियों में लगे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि थोड़ा सा आरएसएस की स्टाइल में, बीजेपी की स्टाइल में आना चाहिए, और आप लोगों को पानी भी मिला रहे हैं, तकलीफें भी उनकी देख रहे हैं, उसमें मदद भी कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई किस तरह से होगी आपकी? जी मनोज जी, देखिए क्योंकि पानी का जिक्र हुआ, मैं यही कहूंगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, छेद होने को आ गए हैं, और देखिए सिचुएशन बेहतर होने दूर दूर तक नहीं लग रहा है। और जैसे अखिलेश जी ने कहा, दिन बढ़ते जा रहे हैं,
सुनील जी मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रहा था किस साइड से आर्ग्यू कर रहे थे। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है देखिए जमीन पे बड़ा गुस्सा बनता जा रहा है, और अहंकार जितना भी हो आप लोगों में, अभी वक्त नहीं है ये लोगों के सामने दर्शाने का अपना रूप। आप लोग मेरी बात समझिए ध्यान से, हम लोग तो उतरेंगे सड़कों पे, हम लोग रैलियां निकालेंगे, हम लोग प्रधानमंत्री जी की नजर में जैसे ला सकते हैं लाने की कोशिश। और संसद में आप देखिए किस तरीके से अटल होंगे हम इस मुद्दे पे, ये मैं आपको यहां पे अभी बात बता दूं। नहीं, उससे होगा क्या? नहीं है, उससे होगा क्या? संसद में आप हंगामा करेंगे, सरकार आपकी सुनेगी नहीं, संसद चलेगी नहीं, देश की जनता का जो टैक्स का पैसा है वो बर्बाद चले जाएगा, और संसद का जो समय है वो पूरा हो जाएगा। सुना तो है, क्योंकि सरकार फिलहाल अटल दिखाई देती है अपने फैसले पर। हालांकि प्रधानमंत्री इस वक्त एक बैठक करने वाले हैं, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा, कुछ और डेट्स बढ़ेंगी, कुछ और आगे जाएगा, और नोटबंदी के फैसले पर फिर से विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये साफ बात वेंकैया नायडू ने कह दिया है, तो सरकार अड़े है, विपक्ष कितना भी दबाव बनाए। नहीं, मैं दो बातें बोलना चाहूंगा जी। ये शुरुआत तो उन्होंने यही कह के की थी कि ये अटल हैं, पीछे हटेंगे नहीं, मगर दो चीजें हुई हैं पिछले 4 दिनों में। एक तो इन्होंने कह दिया कि दोबारा 500 रुपए का नोट आएगा, और दूसरा इन्होंने लिमिट बढ़ा दिया 4,500 से, और वो जो ओवरऑल हफ्ते का लिमिट है वो भी बढ़ा दिया है। ये लोग हम चाहते हैं ऐसी हमारे प्रयास से अगर कुछ भी हो सके, चाहे थोड़ा सा लिमिट भी बढ़ सके, तो हम मानते हैं कि वो वर्थवाइल है, हम करेंगे जरूर। हम देखिए शुरुआत से कहते आ रहे हैं आपको ग्रेजुअल फेजिंग आउट करना चाहिए थी। सुनील जी यही नहीं समझ पा रहे कि भैया सब देशद्रोही नहीं है, सब आपके खिलाफ नहीं है, कह रहे हैं कि भैया दर्द मत दीजिए इतना आवाम को और जनता को। आप चाहते ग्रेजुअल फेजिंग आउट कर देते, आप चाहते तो पेनल्टी लगा देते बैंक नहीं खोलने में, आप कुछ और रास्ते निकाल सकते थे, आपने नहीं निकाले, आपने सोच विचार नहीं किया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार नहीं है, आयकर विभाग के अधिकारी महीने से सबकी फाइलें टटोल रहे हैं। जब तक आप इस सिचुएशन रिलैक्स महीने से आयकर विभाग के अधिकारी सबकी फाइलें टटोल रहे हैं कि कहां छापेमारी की जाए, किसके पास ब्लैक मनी है। काफी हद तक पकड़ा गया है, ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब जो चंदा मिलता है उसे 20,000 से नीचे क्यों दिखाती है? कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सबसे मैं सवाल करता हूं कि सबको 20,000 आपने लिख दिया, मिस्टर मनु, मिस्टर तपन 19,000। आप आधार कार्ड क्यों नहीं देते हैं? आधार कार्ड का नंबर क्यों नहीं बताते हैं कि किसने 10,000 दिया, किसने 5,000 दिया? अरबों खरबों रुपए छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां बनी हुई। मैं बहुत सारे नेताओं को जानता हूं, एक एमपी है उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मैंने इसका शोध किया, अध्ययन किया कि ये व्यक्ति किसी पार्टी में मर्ज क्यों नहीं कर रहा है। मुझे पता चला कि उसके पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में 100 करोड़ रुपया है। ये चंदा दिखाया जाता है, मिस्टर राम ने 19,000 दिया, मिस्टर खान ने है तो 18,000 रुपए दिया। यहाँ तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां हो जाती है। ईमानदारी चाहिए। आप कंपनियों की नकेल कस रहे हैं, यहाँ पर व्यापारियों की नकेल कस रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो आपस में मिली हुई है, आप अपना धन नहीं बताते हैं कि किससे मिला। आप 20,000 के नीचे सारा नोट बताकर ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं, और मालामाल आपके अकाउंट में सारी पार्टियां अपने डिस्क्लोज करें कितने उनके पैसे। यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ मनोज जी, मैं यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं पहले का तो नहीं जानता, मगर राहुल जी ने आके, और ये आपका चैनल ने भी कैरी किया था, सबने कैरी किया था, राहुल जी ने आके कह दिया है वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के फाइनेंसेस आरटीआई में आए, कि उसमें पूरी पारदर्शिता हो, जिसे जो जानना है उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दो। और वो बार बार इस कांग्रेस को इस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी अकाउंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, एक छोटे से छोटा अमाउंट है, 20,000, 10,000, 5,000, उनकी जेन्युइन कोशिश ये है, उनका जेन्युइन प्रयास ये है कि वो सबको अवेलेबल हो जाए। नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले वो नेशनल हेराल्ड केस से निपट लें, पहले वो नेशनल हेराल्ड केस से निपट। देखिए मनोज जी, आप और मैं दोनों जानते हैं ये इन लोगों ने एक राजनीतिक खिचड़ी पकाई थी। हेरल्ड आपने देखा होगा, परसों हम लोगों ने दोबारा लॉन्च भी किया अखबार। ये मैं जानता हूं ये टॉपिक यहां डिस्कशन में नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं हेरल्ड में कुछ नहीं निकलेगा। जैसे आपने इनसे सवाल पूछा ना, 2.5 साल में आप अभी जहां खड़े हो बड़े चिल्ला रहे हो कि कोयला का स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। भैया आप लोगों ने 2.5 साल में उस पर कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि बस ये लोग की पार्टी के संविधान 304 कांग्रेस थे, नोटों की बोरियां मिली थी असेंबली में उनके मकान से। मैं मनोज जी राय साहब आप क्या कह रहे हैं? 2.5 साल के जो ये क्रियाकलाप की बात करते हैं, 2.5 साल क्रियाकलाप जाकर के गांव के लोगों से पूछो, जहां हिंदुस्तान के अंदर जहां कांग्रेस हमेशा गरीब मुक्त बात करती रही है, और गरीबों पर कितने चुनाव इन्होंने लड़े, उसके अनगिनत चुनाव इन्होंने लड़े इस हिंदुस्तान के अंदर। आज जाके देखिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को जहां अब कोई खुले में सोच नहीं जा सकता, गांव में शौचालय बन रहे हैं,
और भारत सरकार के द्वारा बन रहे हैं। आप लोग कहां चले गए थे? सुनील जी, फिर आप गलत कर रहे हैं, फिर गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन जो आंकड़े खिलाए जाते हैं, प्रधानमंत्री टीवी पे बोल योजना के अंतर्गत से लेकर के अगर आपको बताओ तो आप जितने टॉयलेट बने 2.5 साल कितना गरीबों के लिए काम हो रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर, जिसके लिए आप केवल जनाब आप वो सरकार है जिसने नरेगा खत्म कर दी। आप किस मुंह से बोल सकते हैं आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? नरेगा आपने खत्म कर दी। आज गरीब सेस में देखिए आप, सेस में जो गरीबों के लिए पैसा जा रहा है, आप उनके बीमा योजना देखिए। आप पहले जानकारी कर लीजिए जाकर के 52 योजना है हिंदुस्तान के अंदर जो गरीबों के लिए काम कर रही है। आपको देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा गाँव में। आप यहाँ से निकलिए, मुझे मत बताइए ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। अगर मैं आ गया सामने आपको बताने आपकी कमियों के बारे में शर्मिंदा हो जाएंगे। आज बहुत खुश है सब लोग गरीब। आज कह रहे कि भाई मोदी जैसा व्यक्ति आप इस किस गांव में हिंदुस्तान को अगर 20 साल पहले मिल जाता तो ये देश आज जापान के बराबर में खड़ा होता विकास के मामलों में। लेकिन मोदी जी निश्चित रूप से आप धैर्य रखिए, अभी 2.5 वर्ष हुआ है, काम होने दीजिए, काम हो रहे हैं लगातार। और वाराणसी जाके देख लीजिए मोदी जी की अपनी कंस्टिट्यूएंसी वहां पे क्या काम हुआ है। आप केवल सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास समय नहीं था, उसके पास देश के लिए समय है। सुनील जी, आप जो बार बार दर्शकों क्रियाकलापों में क्या हुआ? दर्शकों की ओर से एक सवाल है मेरा, दर्शकों की ओर से एक बड़ा छोटा सवाल है। दर्शकों का कहना है कि नोट की तो कमी है, चलो मैसूर में छपने में देरी हुई या बहुत ज्यादा, मुझे बताइए पानी की क्या कमी है? 4 घंटे हम बैंक की लाइन में लोग जनता खड़ी है, एक गिलास पानी उसको नहीं पिलाया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा सिस्टम है? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि नोट की कमी हो अलग बात है, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं गरीब धनी सभी लोग लाइन में हैं, किसी को पानी नहीं पिलाया जा रहा है। क्या ये सिस्टम को नहीं सोचना चाहिए कि 4 घंटे 6 घंटे लाइन में लगेंगे, कम से कम उसे पानी तो 100 मिलीमीटर तो पानी पिला दो भाई। भारती साहब आपकी बात बिल्कुल ये वाजिब है, इस बात पर गौर करने की बात है, हम सब लोग को गौर करनी चाहिए। हम भी इस बात कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पिला दें, बीजेपी के कार्यकर्ता ही पानी पिला दें। कार्यकर्ता लगे हैं मेरठ में, आपने खुशी से पिला रहे नाम लिया है और उनको जानकारी चंद्रकला से सीखना चाहिए। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर लगाए, स्टाल लगाए हैं, वो गए भी हैं और वहां के रीजनल मैनेजर से बात भी करी। हमारे पार्टी के जो वहां के लीडर हैं उन्होंने बात की है इस बात पर। बात ही करेंगे या फिर हरकत भी काम हो रहा है? आप मत करिए ये बातें, काम हो रहा है, काम दिखाई आपको। संजीव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संजीव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब सबसे बड़ा सवाल है कि भविष्य में क्या? फिलहाल स्थिति संभलती नहीं दिख रही है, सरकार प्रयास कर रही है, सरकार के विभाग प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बधाई देनी चाहिए बैंक के तमाम कर्मचारियों को, अधिकारियों को, अच्छी बात कही जो कि प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, वो लोग कई घंटे तक अपनी क्षमता से ज्यादा, चाहे कोई बीमार हो नहीं हो, स्वस्थ हो, महिलाएं हो पुरुष हो, हर कोई जितनी जिम्मेदारी हो सकती है उस जिम्मेदारी से ज्यादा बिना खाना खाए हुए, बिना खाना खाए तमाम परेशानी से काम कर रहे हैं इस देश के लिए। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसमें सहयोग भी करना चाहिए, राजनीति कम होनी चाहिए। लेकिन जो स्थिति जमीन पर बनी हुई है उस स्थिति को देखते हुए संजीव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान परेशान है, वो बीज नहीं खरीद पा रहा, किसान अपनी फसल को बेच नहीं पा रहा है क्योंकि ज्यादातर नोटों का चलन बड़ा होता है, बड़े नोटों का चलन होता है। वो छोटा छोटा व्यवसाय, चाहे वो थोक का व्यापार हो, खुदरा व्यापार हो, वो बड़ी अजीब स्थिति में चला गया है। स्कूलों की बस, क्योंकि स्कूलों की बस में वो तमाम तरह की परिस्थितियां हैं, वो तमाम तरह की चीजें हैं, वहां संकट की स्थिति बनी हुई है। नवोदय विद्यालय, आवासीय विद्यालय जहां पर छात्र रहते हैं, वृद्धाश्रम, वहां पर राशन खरीदने जैसी स्थिति नहीं है, लोग वहां से धीरे धीरे जा रहे हैं, तमाम तरह की परेशानी बनी है। अब बात होती है बाजार की, व्यवसाय की। आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा, व्यापक पड़ेगा या क्षणिक होगा? संजीव मनोज जी, जहां तक मैं समझता हूं अभी जो बाजार का स्थिति है, क्योंकि कैश जो है अभी आउटफ्लो में नहीं है और जो सर्कुलेशन में नहीं है, उससे एक बाजार जो व्यापारी है वो तो अपनी तरीके से निपट सकता है, क्योंकि अगर वो अपने चेक्स को अगर दे तो वो समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। अगर है क्या कि खुद व्यापारी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमेशा कैश में ही ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जिससे वो टैक्स की बचत करते हैं, जिससे वो और सारी चीजें जो है वो रहती हैं। तो अगर वो ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट करके और चेक से पेमेंट करें और लोग उन चेक्स को एक्सेप्ट करें,
है क्या कि बहुत सारे लोगों का वहां एक कॉन्फिडेंस की भी प्रॉब्लम है जी, कि अगर हम चेक देते हैं तो वेदर वो ऑनर होगा या नहीं होगा। बट मैं ये समझता हूं कि उसके लिए कानून अलग से बना हुआ है, वो एक अलग काम है जिसके चेक के लिए घबराइएगा नहीं। चेक में यदि डिजॉनर होता है तो 1 लाख का डिजॉनर होने पर 2 लाख उसको पेनाल्टी और वकील का भी पैसा देना पड़ेगा। और क्रिमिनल चेक का बढ़ावा देना चाहिए, चेक को बढ़ावा देना चाहिए। खासतौर से प्लास्टिक मनी की जो बात है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो इन्वेस्टर है, अभी प्लास्टिक मनी फेल हो रहा है। नहीं, आप सुनिए, प्लास्टिक मनी की ऐसी बात नहीं भारती जी। नहीं, जो लोग इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, जो लोग इंटरनेट बैंकिंग से पैसा लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड से बात करते हैं या डेबिट कार्ड की बात करते हैं, आज अभी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप जाएं, बाजार में जाइए, आप क्रेडिट कार्ड दीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करने में कहीं स्थिति नहीं है। और वहां एक्सेप्टेंस की भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो पैसा बैंक से साथ गारंटेड है। अब रही बात जो आम व्यापारी की, छोटा व्यापारी है जो सारे दिन कैश में बात कर, जी, सारे दिन जो कैश में बात कर रहा है उसके लिए एक बड़ी समस्या है। और हर छोटा आदमी पैसे लेके ही जा रहा है जी। सिर्फ जो छोटा पैसा, अगर 100 रुपए का नोट है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आज 500 रुपए, 1000 रुपए की स्थिति है, वो आज कोई एक्सेप्टेबल करेंसी नहीं है, तो वहां दिक्कत है। अगर वो लोग भी, अगर जो छोटे दुकानदार हैं वो अपने को जो लोगों से चेक्स की, अगर वो चेक्स में ट्रांजेक्शन करना चाहें, और क्योंकि उस पर कोई बहुत ज्यादा एकदम से थोपा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनको थोड़ा प्रोत्साहित किया जा सकता है कि आप चेक्स के साथ व्यापार करें, तो 2 चीजों में बहुत बड़ा असर होगा। एक तो आपके सामने टैक्स कलेक्शन भी प्रॉपर दिखेगा, और जिसकी बात अरविंद केजरीवाल बहुत बार करते हैं कि बिल बनवाइए और इनाम पाइए, लेकिन लोग फिर भी नहीं बनवाते। तपन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाले समय में बाजार की स्थिति क्या सरकार का कंट्रोल उस पर रहेगा, या वहां पर भी जैसा कि आपने देखा कि तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियों ने जिक्र किया है कि हालात बिगड़ सकते हैं अगर जल्द ही कुछ कदम सरकार की ओर से नहीं उठाए गए। बाजार की स्थिति क्या? देखिए, बैंक के जरिए हालत को सुधारना है। बैंकिंग सिस्टम को इन्होंने सुदृढ़ करने के लिए जो स्टाफ की संख्या बढ़ानी थी, नहीं बढ़ाई है, तो अभी प्रेशर आया है, वो कैसे निपट पाएंगे वो देखने की बात है। और टैक्सिंग, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि अरुण जेटली 25% की घोषणा करके राहत देंगे तो एक नया बदलाव आएगा, तब वो 16 लाख करोड़ से जो 20 लाख करोड़ का सपना जो देख रहे हैं कि वो आएगा तो बहुत सारे काम होंगे। लेकिन यदि मंदी आ गया तो भारत को संभलने में कई वर्ष लगेंगे। कई मुल्कों के साथ ऐसा हुआ, मिस्र के साथ ऐसा हुआ, कई दूसरे मुल्कों के साथ हुआ। वो स्थिति से उबारना पड़ेगा, पैसा पहुंचाना पड़ेगा। 500 रुपया पहुंचाइए, 100 रुपया पहुंचाइए, ये पहुंचाने की व्यवस्था हो। और थोड़ा टीका टिप्पणी से बीजेपी को संयम बरतना पड़ेगा। तमाम पैसे को काला धन नहीं बोलिए, लोगों को कहिए कि आपको पैसा देंगे। एक और बात जनता से कहूंगा, मैं भी जनता हूं, आपके आसपास कोई ड्राइवर है, कोई मजदूर है, आपके घर की मेड है, उसे आप 100-100 रुपए के नोट मुहैया कराइए। ऐसा मैं 10-15 लोगों को अब तक मुहैया करा चुका हूं। उनकी रोजी रोटी, उनके घर का खाना नहीं बंद होना चाहिए। जरूरत पड़े तो उन्हें चावल दीजिए, जरूरत पड़े तो उन्हें दाल दीजिए। भारत देश में जब मुद्रा व्यवस्था नहीं लागू थी तो अनाजों का आदान प्रदान होता था, अनाज एक्सचेंज होते थे। चावल पैदा कर रहे हैं तो आप दाल से एक्सचेंज कर लीजिए। ये गांव में भी होना चाहिए। फिलहाल स्थिति को संभालने में सरकार को सहयोग तो करना ही चाहिए, कुछ बुद्धिमत्ता का भी काम करना चाहिए। कुछ बड़े बड़े खर्चों को कंट्रोल करिए, लेकिन जो आवश्यक खर्चे हैं, दूध, सब्जी, ये सब खरीदने का पैसा रखिए। लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर इस तरह का कोई बड़ा फैसला होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो फैसला लिया, लेकिन ये भी चर्चा की जा रही है कि फैसला बहुत ही गुपचुप तरीके से लिया। और चर्चा ये भी आ रही है कि गुपचुप तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से फैसला लेते हैं कि उनके दाएं हाथ को भी नहीं पता चल पाता है, तो उनके तमाम मंत्रिमंडल के लोग या उनके अधिकारियों को भी नहीं पता चल पाया। कहीं ना कहीं वो अंदर इस बात को लेकर खुश भी हैं कि हमें नहीं बताया गया तो आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये देश पर संकट है और इस संकट पर हम सबको एक साथ होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि फैसले सोच समझ कर लिए जाएं। प्रधानमंत्री एक बैठक भी करेंगे और बैठक में तमाम तरह की चीजें निकलेंगी, जनता के लिए राहत कैसे मिले। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात जो कि सुरक्षा एजेंसियों ने कही कि 48 घंटे में अगर हालत नहीं समझे तो बात हाथ से
निकल सकती है। इसलिए ये देश की बात है, सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, राजनीति इस पर ना हो, जितने लोग हो सकते हैं सरकार के फैसलों के साथ रहें और जनता की मदद भी करें। इस पूरी चर्चा में मेरे साथ तमाम लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।